हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का बीसीआई क्लासेस में स्वागत किया जाता है। देखिए, इसके पहले हम आप लोगों को पढ़ाए थे विलियन चल रहा था। विलियन में हम आप लोगों को पढ़ाए थे राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम से आप लोगों को द्रव प्रकार के विलियन में ये समझाया गया था कि द्रव प्रकार के विलियन में वो कुछ उसके वाष्प दाब होते हैं, उनके कुछ बिहेवियर के बारे में स्टडी किया गया था। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया गया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? ये एक प्रकार का विलयन का गुण है। ये एक विलयन का गुण होता है, ठीक है, विलयन का गुण है ये, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। जो विलयन का गुण होता है वो तो आप लोग जानते ही हैं। कुछ विलयन के गुण होते हैं कि विलयन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि विलयन जो है एक समांगी मिश्रण होता है। आप लोग पढ़े होंगे, मैं आपको शुरू में बताया हूं कि विलयन एक क्या है, समांगी मिश्रण होता है। ये भी विलयन का एक गुण है, ठीक है। अगर विलयन पहचानना है तो वो समांगी होना चाहिए। दूसरा, विलयन में जो सभी घटक होते हैं, विलयन के घटक जो होते हैं या घटक कण जो होते हैं, ठीक है, ये हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक। इसके पार्टिकल हम जो है नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। इसके बाद भी और प्रॉपर्टीज हैं इसके कि विलयन की जो अवस्था होती है, जो प्रावस्था होती है, फेज होती है, वह एकल प्रावस्था वाला होता है, एकल प्रावस्था वाला होता है, ठीक है। ये सब जो है विलयन के गुण में आते हैं, ठीक है। तो देखिए, विलयन के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके घटक कण को हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज एंड इट इज ओनली वन फेज सिस्टम। ये एक एकल प्रावस्था वाला सिस्टम होता है, ठीक है। एकल प्रावस्था का मतलब, जैसे हमने देखिए चीनी मिलाया, ठीक है, और पानी लिया। भाई ये चीनी पानी का काम बहुत ज़्यादा होता है इस विलयन वाले चैप्टर में, तो आप भी ज़रा ध्यान दीजिएगा कि चीनी लिया, पानी लिया। चीनी की जो प्रावस्था होती है ये सॉलिड होता है। चीनी सॉलिड में मिलता है और लिक्विड में मिलता है पानी। दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया? विलयन बनाया। दोनों को मिलाकर हमने विलयन बनाया। तो ये सॉलिड में लिक्विड में जब मिलाया, लिक्विड में सॉलिड को मिलाया, हमारा जो सॉल्यूशन बनता है ये लिक्विड में मिलता है, न कि आपको उसमें सॉलिड दिखाई देता है। एकल प्रावस्था इसी को बोलते हैं। ये जो विलयन होगा वो आपका एक प्रावस्था में मिलेगा, एक फेज में मिलेगा, ठीक है। तो इनके अतिरिक्त विलयन के कुछ रोचक गुण होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो अत्यंत रोचक हम कह सकते हैं कि विलयन के कुछ अत्यंत रोचक गुण होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। विलयन के ये गुण ऐसे गुणधर्म होते हैं, ये ऐसे गुणधर्म होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि विलयन में जो हमारे घटक हैं, घटक कण हैं, जैसे विलेय होता है, विलायक होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, उनकी जो है संख्या पर, सिर्फ और सिर्फ उनकी संख्या पर निर्भर करता है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की जो केवल और केवल कंपोनेंट के नंबर पर डिपेंड करता है, ठीक है, घटक के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि घटक के कणों का आकार कैसा है, कितना बड़ा घटक के कण है, ठीक है, बड़ा सा लिए हैं, छोटा सा लिए हैं, या घटक पर किस प्रकार का चार्ज है, ठीक, उस पर भी निर्भर नहीं करता है, या उसकी जो है घटक में उसकी जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जैसे अब बात से कर लिया जाए कुछ जो, तो देखिए अणुसंख्य गुणधर्म, इसे परिभाषित कैसे करेंगे? विलयन के वे गुण जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है। मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, अणुसंख्य गुणधर्म होता है, वो सिर्फ विलेय और विलायक की मात्रा पर निर्भर करता है। विलायक अगर आप नहीं करते तो विलायक में निश्चित मात्रा में आपको विलायक दिया जाएगा, उसमें कितना विलेय घोल रहे हैं उनकी संख्या पर ही निर्भर करता है। तो विलयन के वे गुण जो विलायक की एक निश्चित मात्रा, देखिए मैं आप लिख दिया हूं, निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। रासायनिक प्रकृति का जैसे मतलब वो जो है उसका द्रव्यमान कितना है, उसका मास कितना है, उस पर
किस प्रकार का चार्ज है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कितने चार्ज हैं, इन सब चीजों पर वह निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उसी को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है, डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, इसे हम कहेंगे अणुसंघ के गुणधर्म। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि अणुसंघ के गुणधर्म अगर अभी हमें पढ़ना है, अगर विलयन वाले चैप्टर में कोई बात कही जा रही है, तो जहां पर विलेय और विलायक की मात्रा की बात कही जाएगी उसके बारे में विशेष डिस्कस किया जाएगा, तो हम अणुसंघ के गुणधर्म पर बात ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं। तो अब जो है हम जब भी हमें कोई बात करनी हो अणुसंघ के गुणधर्म, तो हम विलेय और विलायक की कणों की संख्या पर ही बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम ही आपको दिखा देते हैं कि कैसे हम विलेय विलायक की कणों की संख्या पर बात करेंगे। ठीक, जैसे अब बात कर दिया गया कि हमारे पास जो है, मान लीजिए एक मोल क्या है, एक मोल यूरिया है। ठीक है, एक मोल यूरिया को हमने वाटर में डिसॉल्व किया। वाटर हमारे पास कोई भी अमाउंट दिया है। ठीक है, इसी जगह पे हमने एक मोल NaCl ले लिया। ठीक है, एक मोल NaCl लिया, इसको वाटर में डिसॉल्व किया। तो देखिए ये दोनों जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। हमें बात यहाँ पे इनकी नंबर पर होगी ना, इनकी मात्रा के अनुसार अगर देखा जाए तो ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है। ठीक, लेकिन दोनों की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी वह अलग अलग होगा। इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कुछ और आएगा, इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कुछ और आएगा। अगर देखेंगे आप यहाँ पे अमाउंट, तो यहाँ पे सेम अमाउंट मिली है। ये भी एक मोल यूरिया है। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2। ठीक, ये हो गया आपका यूरिया। तो एक मोल यूरिया का मतलब क्या होता है, 1 मोल पार्टिकल इक्वल टू कितने पार्टिकल होते हैं आपको पता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। तो 1 मोल यूरिया हमारे पास है, तो 1 मोल यूरिया इज इक्वल टू कितने पार्टिकल होंगे बताइए बच्चों, यूरिया इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूरिया होगा इसमें। ठीक है, एक मोल यूरिया में इतने यूरिया के कण होंगे। ठीक, अच्छा उसी तरह एक मोल हमारे पास क्या है, NaCl है। तो एक मोल NaCl में कितने NaCl पार्टिकल होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 NaCl होगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि देखने में आपको लग रहा है कि दोनों की मात्राएं समान हैं, लेकिन ये सोल्यूशन से पहले जब सोल्यूशन हम नहीं बनाए थे तो इनकी मात्राएं ये थी। ठीक है, अब पानी में जैसे ही मिलाएंगे तो पानी में ये डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये पानी में क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। तो पानी में देखिए ये नमक है, नमक ये क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये अपने आयंस में डिकम्पोज हो जाता है। तो नमक जैसे ही पानी में जाएगा तो ये Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक, एक ऑर्गेनिक है, यह पानी में डालने से यह अपने आयनों में टूटता नहीं है। मतलब यूरिया का एक जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये यूरिया के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये आपके यूरिया के मॉलिक्यूल्स है। तो ऐसे जो है हमारे पास कितने यूरिया के मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो हमने जब वाटर में मिला के रखा, पानी में मिलाया इसको, तो इतने मॉलिक्यूल मतलब इसमें इसी तरह पड़े रहेंगे, ये डिकम्पोज नहीं होने वाले हैं, अपने आयंस में टूटने वाले नहीं। ऐसा नहीं कि इस पानी में जाने के बाद 4 हो गए या 10 हो गए या 30 हो गए, ऐसा नहीं होने वाले हैं। ठीक है, हमने 1 मोल यूरिया को मिलाया तो 1 मोल ही इसमें यूरिया होगा पानी के अंदर। वहीं पे अगर हमने 1 मोल NaCl मिला दिया, 1 मोल नमक मिला दिया, तो क्या होगा इस पानी में 1 मोल नमक को मिलाएंगे तो पानी के अंदर जाने के बाद 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- मिलेगा। मतलब पानी में जाने के बाद प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यह पानी में जाने के बाद जस्ट डबल हो जा रहा है। मतलब 1 मोल NaCl मिला है, पानी में जाने के बाद कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ना, Na+ और Cl-, मतलब 6.022 10 टू द पावर 23 Na+ आएगा और उतने ही लगभग Cl- आएंगे। अब हमें बात हम पहले ही कर दिए कि कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे, विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो इसकी कणों की संख्या देखिए, इसमें पानी में जाने के बाद क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। क्यों डबल हो गया, आपको दिख रहा है कि ये आयन में टूट गया। इसका डबल नहीं हो रहा था, ये उतना ही था,
तो अभी समझ में आ गया होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको हम बता दें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मुख्य रूप से 4 प्रकार के ही होते हैं। ठीक, अभी तक जो भी विलियम के प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े होंगे उसमें निम्न 4 प्रकार के ऐसे प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, पहला हमारा प्रॉपर्टीज जो होगा बच्चों, पहली हमारी प्रॉपर्टीज जो होगी वो होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, देखिए एक ये, अभी इसको सब हम एक एक करके समझा रहे हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। क्या बोलेंगे इसको? वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही हमारा अगला टॉपिक होगा। इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, डिप्रेशन मतलब होता है कमी, नहीं बोलते हैं लोग डिप्रेशन में चला गया, भाई डिप्रेशन हो गया। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक में, इसको बोलेंगे हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। देखिए सॉरी कुछ गलती हो रही है, ये आपका जो पॉइंट होगा ये 3rd नंबर पे आएगा, इसके पहले एक पॉइंट होगी। देखिए सब एक सीक्वेंस से याद करेंगे बच्चों, सीक्वेंस से, इनके बाद सब सीक्वेंस से याद होगा। ठीक है, आपका जो है दूसरा जो होगा वो होता है आपका, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है। ठीक है, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिमाग कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, 3rd आपका जो मिलेगा, अब मिलेगा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको बोलेंगे हिमांक में अवनमन। ठीक, और इनके अलावा एक और आएगा नंबर 4, इसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, परासरण दाब। ठीक है, चलिए तो हमारी बात है जो है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निम्न 4 प्रकार के, जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। दूसरा मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा मिलेगा हिमांक में अवनमन, और चौथा मिलेगा परासरण दाब। अब बच्चों ये बात हमें समझनी है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते कैसे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दाब पहली बात जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करे। तो देखिए मैं बता दूं आपको, वेपर प्रेशर इसमें जो है वाष्प दाब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता है। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन मतलब जो कमी हो गई, मतलब वाष्प दाब में जो कमी हो जा रही है वो आपका अणुसंख्य गुणधर्म होगा, वो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग हो रहा है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हुआ, ठीक, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को पार्टिकल को मिलाने से उसके बॉइलिंग पॉइंट में कितनी की वृद्धि हुई, कितना एलिवेशन हुआ,
ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका होता है हिमांक। हिमांक फिर से वही बात, हिमांक जो है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक, क्या है, अवनमन, उसमें कितनी कमी हो रही है। हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं, नमक मिला रहे हैं, यूरिया मिला रहे हैं, तो उसके हिमांक में कितनी कमी हो रही है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इसी तरह आपका एक नेक्स्ट आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर शुद्ध जल का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो मतलब क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, बात समझा रहा है। लेकिन जैसे ही चीनी मिला देते हैं, कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ने लगता है। आई बात समझा ना। तो ये सब चीजें क्या है, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। ठीक, तो इसी को हम बोलेंगे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब हमें इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करना है। अभी मैं तुरंत आपको ये चारों यहीं पे क्लियर कर दूंगा इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में। ठीक है, देखिए फिर अब हमारी बात आज होगी पहला वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वाला क्या है, ये वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। तो बच्चों ये चीज क्लियर करना है, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। अवनमन क्या है, अवनमन क्या है। आप लोग जैसा कि सुने होंगे कि नमन करो, नमन का मतलब होता है झुकना, मतलब कम होना। ठीक, जहां पे कोई भी चीज कम होने लगे, कम होना शुरू हो जाए, वहां पे कहेंगे ये अवनमन हो रहा है, लोअरिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो वाइपर प्रेशर में लोअरिंग कब होगा, हमने जैसे भी बताया आपको, इसके पीछे राउल्ट्स लॉ लिक्विड सॉल्यूशन की बात किया था। उसमें जो है आपको बताया गया था कि एक वोलाटाइल सॉल्यूट होता है, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है। वोलाटाइल सॉल्यूट चीनी को पानी में मिलाओ, चीनी को पानी में मिलाएंगे, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, चीनी पानी का विलयन। तो चीनी जो होता है आपका ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है। ये क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। अब नॉन वोलाटाइल क्या होती है भाई, नॉन वोलाटाइल क्या है, अवाष्पशील। ठीक है, अवाष्पशील विलेय, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक, जब अवाष्पशील विलेय होगा तो उसको हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बोलेंगे। ये आपका है सॉल्वेंट। ठीक, और जब इसको मिलाएंगे तो आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, हमने बताया था उस समय कि हर एक द्रव का अपना कुछ ना कुछ क्या होता है, वाष्प होता है। हर एक द्रव का अपना कुछ ना कुछ क्या होता है, वाष्प होता है। तो जब उसमें हम वोलाटाइल सॉल्वेंट मिलाएंगे, वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वाष्प बढ़ जाएगा, नॉन वोलाटाइल मिलाएंगे वाष्प घट जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपके पास जो है जल है। ठीक, अब चलो कुछ करना नहीं है हमको, हमने आपको ये भी बात बताया था कि एक बर्तन में जल ले लीजिए, शुद्ध जल। ठीक है, और ये जल लेकर एक जो है ऊपर से इसको कवर कर दीजिए, ढक दीजिए खूब बढ़िया से। ठीक है, ताकि इसका जो वाष्प बाहर न निकल पाए। तो आप कुछ टाइम बाद देखते हैं। ठीक, और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि इसको हम गर्म करके रख रहे हैं या ठंडा करके रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर वाटर है, इसको बंद बर्तन में रख देंगे। सुबह जब उठेंगे तो देखेंगे कि इसमें जो है, इसके जो बर्तन था रखे थे, इस बर्तन पर हमें कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देने नजर आएंगे। वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देने का मतलब क्या होगा कि ये जो जल था ये अपने आप वेपराइज हो रहा था। तो मैंने इस बात को बताया था कि इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो कोई काम स्वतः अपने आप होता है उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो मतलब जल का स्वतः वाष्प बनना, यह एक स्पॉन्टेनियस है। तो भाई आपको इससे यह प्रूफ हो जाएगा कि जो जल है, जो द्रव है, यह अपना कुछ ना कुछ वाष्प देता है। तो यह वाष्प देता है, तो भाई यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वाष्प होता ही है। ये सब वाष्प से भरा होगा, जो खाली स्थान है, गैप है। ठीक है, भले से आपको नहीं दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि सब चीज़ आपको दिखाई दे, कुछ कल्पना भी किया करिए। ठीक है, तो यहाँ पे वाष्प है। तो इस वाष्प द्वारा ये जो बर्तन है, ठीक, इस बर्तन पर क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाया जाएगा, है ना। प्रेशर लगा के इसको भगाना चाहेगा, मतलब इसको उठाना चाहेगा, अपने आप को भागना चाहेगा, जो भी आप एक्सप्लेन कर लो। तो इस वेपर द्वारा जो इस पर लगाया गया प्रेशर, उसी को बोलेंगे वाष्प दाब, उसी को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, अब बताइए, शुद्ध जल था, शुद्ध जल में इतना वाष्प बन रहा था। अब हमने क्या कर दिया, इसमें एक नॉन वोलाटाइल चीनी मिला दिया, मतलब शुगर मिला दिया हमने इसमें। ठीक है, नॉन वोलाटाइल शुगर जब मिला देंगे तो क्या होगा, ये शुगर इस जल के साथ केमिकल रिएक्शन कर लेगा, और जब केमिकल रिएक्शन कर लेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, और जल के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा चीनी पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएगा
तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल का ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो जल के जो वाइपराइजेशन ज़्यादा हो रहा था वो वाइपराइजेशन अब यहाँ पे कम होने लगेंगे। ठीक है, जो आपको यहाँ पे ज़्यादा ड्रॉपलेट दिखाई दे रहे थे वो अब इस समय क्या होंगे, कम दिखाई देने लगेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई हमने चीनी मिलाया, चीनी उसके साथ जो है जो भी केमिकली रिएक्शन किया और जो है अब वाइपराइजेशन में कमी हो गई, और इसी कमी को हम बोलेंगे अवनमन, लोअरिंग। ठीक है, इसी कमी को हम बोलेंगे अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन जो है आपका यही है कि एक हम सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में जो कमी उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। चलिए, तो इससे हम एक जो है राउल्ट्स लॉ में एक हमने फार्मूला पुटअप किया था, उस फार्मूले को हम यहाँ पे लिखते, देखिए क्या होगा। हमने बताया था एक फार्मूला कि जब एक जल में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो एक फार्मूला बना था P0 माइनस P अपान P0 इज इक्वल टू काई सॉल्यूट। मैंने ये बात बताया था आपको, याद होगा आप लोग, नहीं याद होगा तो पिछले वाले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, उसमें आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने वहाँ पे स्टेटमेंट आप लोगों को दिया था कि P0 माइनस P। P0 क्या था, मैंने आपको बताया था उस समय कि जो जल होता है, वाटर होता है, जल का वाष्प शुद्ध वाष्प दाब। ठीक है, जो जल का शुद्ध वाष्प दाब होगा उसको हम P0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, और जो विलयन होगा आपके पास, जो सोल्यूशन बनाएंगे, चीनी मिला देंगे, नमक मिला देंगे, कुछ भी, तो उसका जो वाष्प दाब होगा वो आपका होगा P। ठीक, तो मैंने आपको बताया था, देखिए तो अभी यह जल का शुद्ध, जल का वाष्प दाब था, है ना। अभी आप ही बताइए कि जब केवल जल लिए थे, हम केवल जल लिए थे, तो उसमें जो बनने वाले वेपर की संख्या थी बच्चों, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। वेपर की संख्या क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। मतलब P0 था आपका, ये आपका जल है ना, जिस शुद्ध जल ही है ना, इसके लिए P0 होगा। अब हमने क्या कर दिया, एक विलयन बना लिया, एक विलयन बना लिया, चीनी मिला दिया। तो चीनी मिला देंगे तो इसमें जो वेपर है यहाँ पे अब क्या हो गए, कम हो गए। तो कम हो गए तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P से। अब आप बताइए कि कौन ज़्यादा है, किसका वैल्यू बड़ा है, इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है। तो आंसर है कि P0 ज़्यादा है। तो बड़े में से छोटे को घटा लो, सिंपल। तो P0 माइनस P, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे भाई, इतना बढ़ रहा था, इसको मिलाने से वेपर प्रेशर में कमी हो गई ना। तो इसी P0 माइनस P को, इस जो वर्ड है इसी को हम बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यही इतना, सिर्फ इतना बात बोलेंगे, रिलेटिव नहीं, सिर्फ इतना बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, पूरा ये जो पॉइंट है, इस पूरे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। बोलिए, पॉइंट समझ में आया आप लोगों को। चलिए, अब काई सॉल्यूट क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। विलेय के मोल प्रभाज के इक्वल कहाँ हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है भाई, जितना तुम चीनी ज्यादा मिलाओगे उतना वेपर कम होने लगेगा। मतलब ये जो पूरी बात है वो सिर्फ उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू, आपको पता है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल अपान सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल प्लस सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल। ये आपको हमने बता दिया था। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आपको पढ़ाए तो उस समय हमने बताया था कि इसका काम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो क्या हो जाएगा, P0 माइनस P अपान P0 इज इक्वल टू N अपान N प्लस कैपिटल N। ये एक फार्मूला मिल जाएगा। अगर बच्चों जो हमारे पास जैसे जल है और चीनी मिलाया, हमारे पास मान लीजिए बहुत ज़्यादा जल है ना, बहुत ज़्यादा जल का मतलब मान के चलिए हमारे पास जो है 5 लीटर वाटर है, और 5 लीटर वाटर में सिर्फ 0.5 ml है ना, सॉरी 0.5 ग्राम हम जो है क्या मिला रहे हैं, शुगर मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं, है ना। तो उसके कंसंट्रेशन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आप ये थोड़ी ना कहोगे कि ऐसा है 5 लीटर जल लिए हैं, ठीक है, उसमें 5 लीटर आप ही दिमाग से लगाना अपने बात से, ठीक है। मैं आपको क्या किया, 5 लीटर जल लिया और उसमें 1 चम्मच सिर्फ चीनी मिला दिया और मिलाकर आपको दिया, कहा लो चीनी पानी का शरबत है, पी लो। आपको कैसा लगेगा, आप कहोगे बेवकूफ़ बना रहा है, सीधे सीधे ये पानी पिला के कह रहा है चीनी पानी का शरबत है। चीनी पानी का शरबत में चीनी ज़्यादा आपको लगेगा, मीठा लगेगा, लेकिन है क्या, हमने 5 लीटर पानी लेकर उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाया, तो उस चीनी का कोई अस्तित्व नहीं है, है ना।
तो जब हमारा सोल्यूशन बहुत डाइल्यूशन होगा, बहुत डाइल्यूट होगा, तो विलियन का जो आपका कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, विलियन का जो कंसंट्रेशन होगा उसको हम जल ही मानेंगे क्या? उसको हम चीनी पानी का विलियन कहेंगे? आप ही बताइए। 5 लीटर जल में हमने 1 चम्मच चीनी मिलाया, तो क्या जो है हम उसको चीनी पानी का विलियन कहेंगे? नहीं कहेंगे, उसको पानी ही कहेंगे। तो इसलिए जो N प्लस कैपिटल N होगा बच्चों, इसको हम लगभग क्या कहेंगे? पानी ही कहेंगे, मतलब जल ही मानेंगे, जल के ही मोल मानेंगे। आप सॉल्यूट के मोल भुला जाएंगे। जब आपका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन पे होगा तब की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तभी हो जाएगा पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट इज इक्वल टू एन अपान कैपिटल एन व्हेन, ठीक, सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, देन एन प्लस कैपिटल एन अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कैपिटल एन। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में पूरी आ रही होगी। ठीक, ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहाँ से आपको फार्मूले से, इस फार्मूले से आप जो है किसी का भी वैल्यू दिया रहेगा तो आप जो किसी का निकाल सकते हैं। इस पूरे टर्म्स को देखिए, जब भी आप रखेंगे तो इस पूरे टर्म्स को एक साथ रखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी विलेय का अणुभार निकालने के लिए पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर वेट। जैसे शुगर का कितने हमने जो है, मान लीजिए 0.5 ग्राम हमने शुगर मिलाया है, तो उसमें पूछ दिया गया कि शुगर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, टोटल निकाल के दिखाओ। ठीक है, वैसे तो सबको पता होता है कि शुगर का NaCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो सभी लोग फटाफट क्या कर लेते हैं, इस फार्मूले का जो है मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। लेकिन हमने कहा कि 0.5 ग्राम हमारे पास शुगर है, इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करो। कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हम यहाँ से जो है इसको निकाल सकते हैं फार्मूले की मदद से। कैसे निकालेंगे, अभी इसको हम मॉडिफाई करते हैं और फार्मूले को हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए ये जो फार्मूला आपको भी मिला, पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट एन अपान कैपिटल एन। कैपिटल एन क्यों रख दिए हैं भाई? अभी हमने बताया कि एट वेरी डाइल्यूट। ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे वेरी डाइल्यूट। जब हमारा डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा तो एन प्लस कैपिटल एन का जो वैल्यू होगा वो लगभग एन के इक्वल होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, स्मॉल n। ठीक, स्मॉल n इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। फार्मूला आपको पता होगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, ये आपका ग्राम में होगा। ठीक है, सॉल्यूट का वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है? अगर बच्चों इसको हम जो है वेट को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करें, मॉलिक्यूलर वेट को हम जो है m डैश से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, तो हमें m डैश फाइंड आउट करना है, मतलब हमने अभी बताया कि विलेय का अणुभार निकालना है, तो m डैश फाइंड आउट करना होगा। इसी तरह हम सॉल्वेंट के लिए निकाल लें, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब कैपिटल N इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। फार्मूला तो इन होता है आपका, बस सॉल्यूट की जगह क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इन ग्राम में अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो वेट, सॉल्वेंट का जो वेट होगा इसको कैपिटल W बना लो। ठीक, और मॉलिक्यूलर जो वेट है इसको कैपिटल, मतलब जल है, जल वाले को बड़ा रखो और सॉल्यूट वाले को छोटा रखो। ठीक है, चलो इसको रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपको, पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, W अपान एम डैश, टोटल अपान कितना हो जाएगा, कैपिटल W अपान कैपिटल एम। ये ना हमें फाइंड आउट क्या करना है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास एम डैश फाइंड आउट करना है। तो एम डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा उल्टा सीधा किया जाए तो क्या होगा, पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट। ये देखिए टर्म्स पूरा एक ही रहेगा, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जहाँ भी जाएंगे सब साथ में जाएंगे, एक साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू W अपान एम डैश इंटू, ये देखिए उलट कर कितना हो जाएगा ऊपर, कैपिटल एम अपान W, यही ना। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, एम डैश को यहाँ पे लाओ, इसको यहाँ पे लेके चले जाओ।
तो क्या हो जाएगा, यम डैश इज इक्वल टू डब्लू इंटू कैपिटल यम, ठीक है, अपान पी नाट माइनस पी अपान पी नाट इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्लू। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, सबको समझ में आ रहा है ना बात। कैपिटल स्मॉल, अगर किसी को कोई समस्या होगा तो यहाँ पे लिख दिया हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट होगा स्मॉल डब्लू से, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा कैपिटल डब्लू से। तो कैपिटल डब्लू आपका यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूट का वेट, ये सॉल्यूट का वेट है या सॉल्वेंट का वेट है। ये क्या कैपिटल यम सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है। ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये आपको दिया रहेगा। ठीक, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, सब दिया रहेगा। तो आप सॉल्यूट का क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले की मदद से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या परेशानी होगी तो कमेंट्स बॉक्स में जो आप कमेंट करिएगा, इसमें जो भी होगा आपको सुविधा दिया जाएगा। और जो भी बातें इसमें जो इससे रिलेटेड आपको बातें नहीं समझ में आ रही हैं, इसके पीछे वाले चैप्टर में हम इसके बारे में चर्चा किए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। नहीं देखें तो फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।